गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की आज की क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग यूनिट नंबर 3 पढ़ाई कर रहे थे और उसमें अपन इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो है लेक्चर नंबर 24, जो यूनिट नंबर 3 का लास्ट लेक्चर है। और जैसे अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उससे पहले स्ट्रेस पढ़ा, स्ट्रेस के बाद कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, कैसे स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा फिर एम्प्लॉय काउंसलिंग। अब हम इसी एम्प्लॉय काउंसलिंग की जो टॉपिक है इसको अपन थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो आज जो है एम्प्लॉय काउंसलिंग, इसकी अपन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। तो यदि पहले देखा जाए किसी भी कंपनी की जो सक्सेस थी वो कुछ ऐसे फैक्टर्स पे थी जो कि उस समय पे तो ज़्यादा ज़रूरी थे, बट आजकल के प्रेजेंट सिनारियो में वो उतने इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। तो देखा जाए जैसे कि आजकल के समय में किसी भी कंपनी के लिए अगर सक्सेस होना है तो उसका मोस्ट क्रूशियल इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो क्या है कि उसकी जो वर्कफोर्स हो वो इतनी ज़्यादा स्किलफुल हो और इतने ज़्यादा ट्रेंड हो कि वो गोल्स को इजीली अचीव कर सके टाइमली बेसिस पे। तो इन प्रेजेंट टाइम क्या है कि जो एचआर है या कंसल्टेंट्स हैं या प्रैक्टिशनर्स हैं वो आजकल एम्प्लॉयज़ के अंदर इस डेवलपमेंट के ऊपर लगे वर्क कर रहे हैं कि कैसे एम्प्लॉय को स्किलफुल बनाया जाए, इस एम्प्लॉयज़ की को क्वालिटी वाला वर्कफोर्स बनाया जाए ताकि वो बेटर से बेटर तरीके से, इनोवेटिव तरीके से कंपनी में काम कर सके। आज क्या हो रहा है कि जो भी एचआर्स हैं या जितने भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं या कंसल्टेंट होते हैं वो ऐसे प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखा जाए, कैसे उनको एक ऑर्गेनाइजेशन में सस्टेन करके रखा जाए। तो इन सब टेक्निक्स के थ्रू आजकल के टाइम पीरियड में एम्प्लॉयज़ को स्किल्स के साथ साथ एक क्वालिटी वाला वर्कफोर्स भी डिज़ाइन करने में लोग लगे पड़े हैं। तो यदि हम बात करते हैं मेन एम्प्लॉय काउंसलिंग की, तो सबसे पहला तो यह आता है कि जब हम एम्प्लॉय काउंसलिंग करें तो उसके अंदर सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कि कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर टू एम्प्लॉयज़ जो मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को दे रही हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज कंडक्ट कराई जाएंगी, एम्प्लॉयज़ को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है काउंसलिंग का और उससे क्या सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। जो एम्प्लॉय काउंसलिंग है ये सभी सेक्टर्स में, सभी एरियाज़ को कवर करता हुआ होना चाहिए। एम्प्लॉय काउंसलिंग वन एक्टिविटी नहीं है, वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो काउंसलर है, क्योंकि उसका काउंसलिंग करते वक्त ट्रस्ट और ओपननेस, इन दो कंडीशन पे काउंसलिंग हो सकती है। क्योंकि जब तक जो एम्प्लॉयज़ की काउंसलिंग की जा रही है वो अपने आप को ओपन नहीं करेगा, अपनी सारी प्रॉब्लम्स खुल के डिस्कस नहीं करेगा, तब तक काउंसलर उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकता। ऐसे ही जिस काउंसलर के सामने एम्प्लॉय अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है उसको भी एक ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा कि वो उसकी इस चीज़ों को सीक्रेसी मेंटेन रखेगा, कॉन्फिडेंशियल रखेगा और जितना टाइम वो मांगता है उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उतना टाइम वो उस पर स्पेयर करेगा। ऐसे ही जो भी काउंसलर है उसकी को वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए और जिस पर्सन को या एम्प्लॉय को वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है उसको प्रॉपर सॉल्यूशन दिया जाए। क्योंकि कहा जाता है कि हाफ नॉलेज इज़ वेरी मच डेंजरस। तो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ आधा अधूरा ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा। तो एम्प्लॉय को यदि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन दे रहे हैं तो काउंसलर का ये प्राइम ड्यूटी बनती है कि वो उसकी पूरी प्रॉब्लम को सुन के उसको जो भी उसके लिए रेमेडियल सॉल्यूशन उसके पास है वो उसको प्रोवाइड करवाए। यदि हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो काउंसलिंग करते वक्त जो सुपरवाइज़र है उसको अपने सबॉर्डिनेट के साथ बात करनी चाहिए और जब वो बात करे तो कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए। यदि कोई बात सबॉर्डिनेट कहना चाह रहा है तो सुपरवाइज़र सुने और यदि सुपरवाइज़र कोई बात कहना चाह रहा है तो सबॉर्डिनेट सुनो। तो काउंसलिंग एम्प्लॉय काउंसलिंग के वक्त जो इम्पोर्टेंस नज़र आती है वो पहले ये कि सबसे पहला तो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जहाँ पर एम्प्लॉय अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके। यदि वो वहाँ डरेगा तो अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएगा।
तो सबसे पहले हमें फियर लेस एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, जहाँ पे वो अपनी टेंशन डिस्कस कर सके, अपने कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बता सके। ऐसे ही एम्प्लॉय काउंसलिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर अपन दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। तो हेल्प करते वक्त एम्प्लॉय को पता हो कि जो सामने वाला काउंसलर है वो फुल्ली ट्रेंड है और एक्सपीरियंस्ड है, और वो इस एम्प्लॉय की जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन दे देगा। देन काउंसलिंग जो है ये प्रोवाइड करती है एम्प्लॉय को रीअश्योरेंस और एक करेज, एक साहस तो दे, एक भावना है, एक फीलिंग है जिसके अंदर एम्प्लॉय को विश्वास हो सके कि यस मैं अब काबिल हूँ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। और जो भी मैंने बातें बताई हैं सुपरवाइज़र को या काउंसलर को, वो चीज़ें किसी और को वो पास नहीं करेंगे। ऐसे ही एम्प्लॉय काउंसलिंग के अंदर क्या है कि इमोशनल टेंशन क्या है रिलीज़ की जाती है। तो क्या है कि कई बार अगर आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं तो हम एम्प्लॉय की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। तो ये ज़रूरी है कि इमोशनल थिंग्स जो हैं उसको छोड़ा जाए और जो मोस्ट प्रोबेबली प्रैक्टिकल थिंग है, एस्पेक्ट है, उसको कवर किया जाए। काउंसलिंग होने से क्या होता है कि एम्प्लॉय क्या है वो बिजनेस और उसके आसपास के एनवायरनमेंट को भी समझ पाता है, और यदि उसको गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स ढंग से समझाए जाएंगे तो वो उनके अंदर अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन भी करेगा, इम्प्रूवमेंट भी लेके आएगा। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने एम्प्लॉय के परसेप्शन को समझे, उसके पर्सपेक्टिव को समझे कि वो क्या सोचता है, क्या करना चाहता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से टोर फोर टाइप्स होते हैं जब हम एम्प्लॉय काउंसलिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहली टाइप होती है परफॉर्मेंस, दूसरी होती है डिसिप्लिनरी काउंसलिंग, तीसरी होती है पर्सनल काउंसलिंग और चौथी होती है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो वन बाय वन हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। परफॉर्मेंस काउंसलिंग क्या है, मान लीजिए यदि किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है वो वर्क प्लेस पर डिक्लाइन हो रही है और उसको और बीइंग एज ए सुपरवाइज़र आपको लग रहा है कि नाउ ये टाइम आ गया है कि उसको काउंसलिंग दी जाए। तो जो काउंसलर है वो कोशिश करे इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कि वो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन हो रही है। तो जो रीजंस हैं शायद वो ऑफिस का स्ट्रेस भी हो सकता है, जो डेडलाइन या टारगेट इसको दिया है कि वो शायद अनअचीवेबल है, या फिर ये देखें कि उसका जो आपस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो रही है विद अदर एम्प्लॉयज़। और अगर आपको लगता है काउंसलर की इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो काउंसलर क्या है उसको एडवाइस दे, साथ साथ एडवाइस देने के प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है इतना कॉन्फिडेंस लेवल भी उसको उतना बूस्ट अप करना पड़ेगा। देन आता है आपका डिसिप्लिनरी काउंसलिंग। ये जो काउंसलिंग है ये तब आती है जब एम्प्लॉय का बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है और उसके स्टैंडर्ड या उसके हिसाब से वो बार बार अप एंड डाउन होता जा रहा है। मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, मैं सडनली स्टार्ट पिकिंग अप फाइट, मतलब बहुत जल्दी झगड़ा शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत लंबे समय से वो एब्सेंट होता जा रहा है। तो काउंसलर को क्या करना चाहिए, काउंसलर को उस एम्प्लॉय के साथ बात करनी पड़ेगी और उसके इस बिहेवियर के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में उसको बताना पड़ेगा और उसके पूछने के बाद सॉल्यूशन भी उनको देना पड़ेगा। तो बीइंग एज ए काउंसलर वो क्या कर सकता है, वो कोशिश करता है कि वो सभी रीजंस को फाइंड आउट किया जाए जिसकी वजह से उसका बिहेवियर इतना शॉर्टफॉल होता जा रहा है। तो इसमें क्या है कि कई बार एम्प्लॉय कुछ फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं क्योंकि हो सकता है उनको कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, तभी उसकी वजह से वो हाई एब्सेंटिज्म में जा रहा है, बार बार छुट्टियां ले रहा है, या उसके कोवर्कर जो है वो उनके साथ कंफर्टेबल काम नहीं कर पा रहा है। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, उसके बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए काउंसलर जो है कोई डिसिप्लिन बताएगा कि कैसे वो इस बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकता है। देन आता है आपका पर्सनल काउंसलिंग। ये तब होती है जब आपकी वर्क प्लेस पे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपके एम्प्लॉय फेस नहीं कर रहे, ना तो वो पर्सनल फेस कर रहा है ना वो फैमिली की प्रॉब्लम है, बट वो उसकी परफॉर्मेंस, फैमिली और फ्रेंड्स तीनों की वजह से बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग उसकी लाइफ में टेंशन है। तो कोई और एक फैक्टर नहीं है, पर्सनल फैक्टर भी है, फैमिली फैक्टर भी है, परफॉर्मेंस भी है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस भी है। तो उसकी वजह से जो उसकी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा क्या है इफ़ेक्टेड हो रही है पर्सनल फैमिली की वजह से। तो फैमिली में अगर टेंशन है, पर्सनल लाइफ में टेंशन है, तो उसका ऑटोमेटिक क्या है वर्क की परफॉर्मेंस कम होती है। तो ये जो पर्सनल काउंसलिंग है
इसका जो इफेक्ट है वो क्या देखा जा रहा है, किस कारण से होती है, जब फैमिली और पर्सनल मिलके उसकी परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर देते हैं। देन आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आजकल की वर्किंग एनवायरनमेंट देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत चीज़ें जल्दी जल्दी करनी पड़ती हैं, डेडलाइंस बहुत क्विक दी जाती हैं, जल्दी से जल्द कम से कम समय में डेडलाइंस को अचीव किया जाता है। और इस वजह से क्या है, कई सारे एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, या यूँ कहें कि हाई प्रेशर में के इस ज़माने में वो अपने आप को सेट नहीं कर पाते, सुटेबल नहीं पाते। तो इसकी वजह से ना तो सिर्फ प्रोडक्शन इफेक्ट होता है बल्कि जॉब्स भी इफेक्ट होती हैं, उनकी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक क्या करें, गाइडलाइंस दें कि वो कैसे स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो देखिए वो कई बार क्या है, एक्सपर्ट्स को रखती हैं। एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिक होते हैं, जो कि एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम क्या है, उनसे बात करते रहते हैं, उनके स्ट्रेस को ओवरकम करने की कोशिश करते रहते हैं। और ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम्स के अंडर चलाते हैं, ताकि एम्प्लॉयज़ के स्ट्रेस को कैसे भी करके ओवरकम करा जाए और थ्रू काउंसलिंग उनकी परफॉर्मेंस और जो उनसे एक्सपेक्टेशन है ऑर्गेनाइजेशन की वो फुलफ़िल की जा सके। तो आई होप कि बच्चों आपका टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।